नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें आज हम लोग अर्थ के बारे में जानने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग इसके पहले क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था, हम लोग की सीरीज की जो क्लासेस थी। अब जो हमारी क्लासेस होने जा रही हैं वो अब जियोमॉर्फोलॉजीज होने जा रही हैं। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग देखा जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम लोग एक एक नज़र बनाते हुए चलेंगे। एक तरह से आपके लिए ये बूस्टर डोज हो सकती है क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। बड़ी ही मज़ेदार यूनिट है ये ज्योग्राफी की और बड़ी ही मज़ा आता है इसे पढ़ने में। आपको बस शुरुआत की जो टॉपिक है वो अगर अच्छे से समझ लिए तो बाकी जियोमॉर्फोलॉजी जो है आपको आसान लगेगी। जियोमॉर्फोलॉजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कम दिन में ही हम लोग का जियोमॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में क्लाइमेटोलॉजी इसके पहले हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो इसमें सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे अर्थ का कैसा है। तो इसके अंतर्गत हम यही जानेंगे। देखिए, अगर आंतरिक जो संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत कठिन है कहना कि हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। हमें पता है कि आज जो साइंटिस्ट लोग हैं चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, लेकिन आज जो जहाँ पे वो ह्यूमन कई सौ सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक इसके इंटरनल फेस को नहीं समझ पाए कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन फिर भी ये वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब भी अनुमान ही है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या कैसी बनी है हमारी अर्थ, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, मतलब ये सब बातें क्या है, एक तरह से इमेजिनेशन किया गया था। तो इसका अनुमान लगाया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया था, कहीं कहीं ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग का मतलब खुदाई की गई। आपको बता दूं कि अभी तक सबसे ज़्यादा गहरी ड्रिलिंग हुई है 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर की ड्रिलिंग, आप ड्रिलिंग समझते होंगे, ड्रिल की जाती है दीवार में, ड्रिल मशीन से ड्रिल की जाती है, तो वो उसी तरह ड्रिलिंग की गई और वो सबसे ज़्यादा 12 किलोमीटर अब तक की गई है अर्थ के अंदर तक। और वो भी कहाँ की गई है, आर्कटिक सागर में। कोला क्षेत्र है, कोला क्षेत्र में क्या है, वहाँ आर्कटिक महासागर में, वहाँ पर इसकी ड्रिलिंग की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी, सबसे गहरी आप कह सकते हैं ड्रिलिंग की गई है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि अब तक की सबसे गहरी ड्रिलिंग क्या है, 12 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो ड्रिलिंग होती है यानी कि खुदाई, अब हमें अर्थ का स्ट्रक्चर समझना है तो उसके अंदर जाना होगा। अंदर जाना होगा तो उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी। अब जब 12 किलोमीटर की खुदाई हुई है तो हमें उसके अंदर का कैसे पता चलेगा, तो ये केवल जो साइंटिस्ट लोग हैं इमेजिनेशन किए कि हमारे जो अर्थ है उसके सेंटर में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चलता है कि जब भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी आते हैं, तो उससे भी अनुमान लगाया जाता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, या हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले जब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की गई तो उसमें सबसे पहले नाम आता है स्वेस महोदय का। स्वेस एक वैज्ञानिक थे, आप कह सकते हैं भूगोल में, आप कह सकते हैं भूगोलवेत्ता भी थे ये। इन्होंने क्या बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का सबसे पहले प्रयास कौन किया था, स्वेस ने किया था। ये भी आप कह सकते हैं एक तरह से अनुमान लगाए थे, अपना प्रयास दिए थे, अपना सुझाव दिए थे कि ऐसी पृथ्वी की संरचना है। तो जिसे हम कहते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, सियाल, सीमा और नीफे। आप लोग क्लास 8 या 7 में पढ़े होंगे कि हमारी जो अर्थ है ये 3 लेयर से मिलकर बनी है। यानी कि एक तो सबसे बाहरी लेयर है, फिर उसके अंदर एक लेयर, फिर सबसे अंदर, यानी 3 लेयर। एक सियाल बताया, दूसरा सीमा बताया और तीसरा नीफे बताया। आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग क्या किए, ये एक अर्थ का टुकड़ा ले लिए, बीच में से क्या किए, अर्थ को हम लोग काट दिए। ये क्या है, एक अर्थ का, आप देखिए ये अर्थ है, इसमें से कहीं एक जगह से हम क्या किए, ये वाला एरिया काट के से निकाल दिए, ये वाला बाहर निकल। अब इसी पे हम लोग समझेंगे। तो स्वेस महोदय जो थे, इन्होंने रासायनिक संघटकों के आधार पर, यानी कि क्या क्या पाया जाता है हमारे अर्थ में, क्या जैसे कौन सा आयरन कहाँ पाया जा रहा है, तो इससे इमेजिन किए कि यहाँ का जो एरिया वो आयरन से बना है। या जब ज्वालामुखी आती तो उसमें से क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी का अनुमान लगाया गया कि इतने गहराई से निकल सकता है। तो ये सब अनुमान लगाया गया रासायनिक संघटकों के आधार पर। इन्होंने बताया कि हमारी 3 लेयर है। पहली लेयर जो सबसे बाहरी वाली एक है, फिर एक बीच में और एक सबसे सेंटर के पास है। तो जो पहली नाम बताया, इन्होंने इसका नाम दिया सियाल। क्या नाम दिया, सियाल।
पहले का नाम इन्होंने कहा, जो पहली लेयर बताई उसका नाम सियाल कहा। सेकेंड लेयर जो थी उसका नाम कहा कि सीमा है। ये कौन है? ये सीमा है, सियाल, सीमा। और तीसरी बताया नीफे है, इसे बोल दिया कि नीफे है। इन्होंने कहा कि ये जो हमारी अर्थ है ये 3 लेयर से मिलकर बनी है। पहला सियाल, सीमा, फिर तीसरा नीफे। सियाल, सीमा, नीफे क्यों बोले, इसका नाम क्यों दिए, इसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि इन्होंने ये देखा कि कहाँ पर क्या पाया जाता है, इसका अनुमान लगाया, तो उस बेस पे नाम रख दिया। जो सबसे ऊपर वाली परत है अर्थ की, उसका नाम दिया सियाल। क्यों सियाल नाम दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि इस वाली परत में किसका, Si से सिलिका, Al से एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है इस लेयर में, इस वजह से इस लेयर का नाम क्या दे दिए, सियाल। यानी कि अब देखिए Si सियाल प्लस एल्युमिनियम, सॉरी Si सिलिका प्लस Al एल्युमिनियम, तो जो यहाँ पर इसकी अधिकता है ये ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इस लेयर का नाम क्या दे दिए, पहले लेयर का नाम सियाल। कौन दे दिया? स्वेस महोदय ने। सेकेंड इसी तरह किया, सेकेंड में कहा कि यहाँ सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यहाँ देखिए Si और Ma, सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, सीमा रख दिया, जो कि दूसरी लेयर है। तीसरी लेयर यहाँ बात किए जो कि नीफे है, Ni प्लस Fe जाते हैं, जिस वजह से इसका नाम क्या रख दिए, नीफे रख दिए। तो अर्थ की तीसरी जो लेयर उसका नाम क्या है अकॉर्डिंग टू स्वेस, वो है हमारा नीफे। तो ये हो गया नीफे, पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। इसमें सिलिका एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है तो इसको मिला के सियाल नाम रख दिया। यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसका नाम सीमा रख दिया और नीफे रख दिया। आप देखिए नाम ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे भी सियाल पाया जा रहा है, यहाँ पे भी सियाल पाया जा रहा है। अंतर क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्वेस महोदय ने कैसे बताया कि जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, यानी कि इन्होंने 3 लेयर में से बांट दिया। ये बात अभी तक सही थी, अभी तक ऐसी बात किसी ने नहीं बोली थी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। बाद में इन्होंने इसके डेंसिटी के बारे में बात किया और कहा कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ में, वहाँ पे क्या होगा, घनत्व जो है हमारे अर्थ का वो बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा कि सियाल, फिर सीमा, फिर नीचे नीफे तक जाएंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी। साथ में इन्होंने कहा कि इसका जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ऊपर मट्टी अगर कोई पार्ट देगा तो वजन तो बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दबा देगा उसी में नीचे रख के, तो क्या होगा, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। साथ में टेम्परेचर बात कर रहा है, जब दबेगा ज़्यादा चीज़, ज़्यादा दब जाएगा तो वहाँ गर्मी तो होगी, तो यानी कि टेम्परेचर भी नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सियाल के लिए इन्होंने कह दिया लगभग आपका रहता है 2.7 के आसपास या 2.9 ऐसे आप ले सकते हैं। तो ये आप कर लिख, ये 2.9 इसका कह दिए, और सीमा का कह दिए इसका घनत्व कितना 4.5 कर दिए, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, नीफे का। तो यहाँ 2.9 है, यहाँ 4.5 है, और इसका कितना है, 11 है। इतना बताया गया कि इसका घनत्व, देखिए घनत्व बढ़ रहा है ना, पहले 2.9 था, फिर और नीचे का 4.5 सीमा में हो गया, और नीचे में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। तो ये आपको जो स्वेस का जो था इसमें आपको इतना याद रखना है कि सियाल, सीमा, नीफे, इनका घनत्व कितना है और ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, जहाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। तो ये तो हो गया स्वेस महोदय के अकॉर्डिंग टू स्वेस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन बाद में कहा गया, बाद की जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि स्वेस महोदय तो ठीक बोले, डेंसिटी इन्होंने जो बताया वो भी ठीक बताया, जो लेयर बताया वो भी ठीक बताया, लेकिन इन्होंने ये कुछ गलतियां की। वो गलतियों को क्या किया गया, बाद में क्या किया गया, सुधारा गया। जैसे अब इन्होंने नाम दिया था सियाल, सीमा, नीफे, तो बाद की जो वैज्ञानिक है इसका नाम बदल के दूसरा नाम रख दिए इन्हीं लेयर का। और साथ में जो इन्होंने कहा कि आपने जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो लाइन है, इसका आपने कुछ नाम नहीं दिया, न इस वाले का कुछ नाम दिया। तो यही यहाँ पे फिर क्या हुआ, जब दूसरी विचारधारा आई, दूसरे लोग आए, दूसरी थ्योरीज आई, तब उसे बोला गया कि आधुनिक काल की विचारधारा, यानी कि मॉडर्न टाइम में जो अर्थ की स्ट्रक्चर को बताया गया। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। बाद में फिर क्या हुआ, आप ये ध्यान दीजिएगा, पहला क्या था, स्वेस वाले था। अब ये मॉडर्न टाइम का जो बाद की जो वैज्ञानिक है आधुनिक काल के, उसमें उन्होंने बताया कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है। तो यही स्ट्रक्चर हमें भी यहाँ भी बनाना है। तो उन लोगों ने बताया कि अर्थ का पहले क्या किया, एक टुकड़ा कर दिया, इमेजिन किया। अब ये नहीं कि इसको तोड़ के निकाल लिए। इसी तरह इन लोगों ने भी क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। कहा कि उन लोगों ने भी इन्हें जैसे 3 भाग बनाए, पहला,
दूसरा और ये तीसरा। लेकिन इन्होंने क्या किया, नाम इसका बदल दिया। जैसे इन्होंने सियाल रखा था इसका नाम, तो इसका नाम इन्होंने क्रस्ट रख दिया, क्रस्ट रख दिया। इन्होंने इसका नाम सीमा रखा था, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया मेंटल रख दिया। इन्होंने इसका नाम नीचे रखा था, तो इसका नाम इन्होंने कोर रख दिया। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, सॉरी। ठीक है, तो जो आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी की संरचना को क्या बताया, इस तरह से बताया। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि आपने जो सुरेश महोदय कहा कि आपने ये जो बीच वाली लाइन थी इसका कोई नाम नहीं दिया, तो इन लोगों ने क्या किया, इसका नाम दे दिया, इसका भी नाम दिया। यानी कि एक लाइन जो इन दोनों को अलग करती है, जिसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी लाइन, ये पूछता भी है, तो इसको नाम दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया, मोहू डिसकंटिन्यूटी लाइन। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि इस लेयर के और इस लेयर के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी लाइन है, तो बोलेंगे मोहो है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे हमारा तो ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन है और ये मोहू है। यहां देखिए जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन है उसको कहा मोहो है, और मेंटल और कोर के बीच में जो लाइन है उसे कहा गुटेनबर्ग है। तो यानी कि जो यहाँ पे इन्होंने ये लाइन का नाम नहीं बताए थे, इन लोगों ने इस लाइन के इस परत का, इस एरिया का भी नाम बता दिया, जो इन दोनों को जहाँ पे जोड़ती हैं वहाँ पे क्या बता दिया, एक का कहा मोहो है और एक का कहा गुटेनबर्ग है। जो कोर और मेंटल के बीच में है उसे गुटेनबर्ग कहा, और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में उसे मोहो कहा। लेकिन सुरेश महोदय ने यहाँ पर ये भी बोला था कि ये जो सियाल है इसमें एसिड का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, एसिड का गुण पाया जाता है सियाल में। और सीमा में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है, बेस, यानी कि इसमें अम्ल पाया जाता है और इसमें क्षार पाया जाता है। लेकिन जो आधुनिक काल में थे, मॉडर्न टाइम में, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया। यानी कि देखिए क्रस्ट को क्या किया, दो भागों में बांट दिए, और इसमें भी जितने तीनों लेयर हैं इन तीनों को क्या किया, दो दो पार्ट में बांट दिया। कोर को भी दो भागों में बांट दिया। अब देखिए क्रस्ट दो भाग में हो गया, मेंटल दो भाग में हो गया, कोर भी। और यहाँ देखिए ये केवल सियाल को पूरा इतना मान लिए, तो सीमा पूरा है और नीचे पूरा, लेकिन ये क्या किए, बाद में अलग अलग बीच में से भी बांट दिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो हमारा क्रस्ट का केवल ऊपरी वाला भाग है, यानी कि जिसे नाम दिया गया अपर क्रस्ट, और नीचे वाले को दिया गया लोअर क्रस्ट। ठीक है, ऊपर वाले को अपर क्रस्ट और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट, इस तरह से बांट दिए। अब इन्होंने कहा कि जो इन्होंने एसिड और बेस की बात की थी, इन लोगों ने कहा कि नहीं, एसिड केवल ऊपर वाले यानी कि अपर में पाया जाता है, अपर क्रस्ट में पाया जाता है, और लोअर क्रस्ट में बेस पाया जाता है, बेस का गुण पाया जाता है, ये बता दिया। इसी तरह क्या किया, मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया, तो इसका ऊपर वाले का नाम हो गया अपर मेंटल और नीचे वाले को हो गया लोअर मेंटल। ठीक है, इसी तरह कोर का कर दिए, कोर का जो ऊपर वाला था उसे बोल दिया आउटर, और अंदर वाले को क्या कर दिया, इनर। इस तरह से हमने देखा कि क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया, मेंटल को दो भागों में बांट दिया, और कोर को भी क्या किया, दो भागों में बांट दिया। ऊपर क्रस्ट में जो ऊपर वाला था उसका नाम हो गया अपर क्रस्ट, नीचे वाले का लोअर क्रस्ट। मेंटल में जो ऊपर वाला था उसे हो गया अपर मेंटल, नीचे वाले का लोअर मेंटल। कोर में भी ऊपर वाला जो है मतलब बाहर है उसे आउटर कोर, और जो एकदम अंदर है सेंटर में उसे बोल दिया इनर कोर। ठीक है, अब इसका भी इन्होंने नाम दिया, जो लाइन इन दोनों को अलग कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन जो हमारे क्रस्ट, मेंटल और कोर को अलग कर रही है, उसका भी नाम इन्होंने दे दिया। क्या नाम दिया, इसे भी देख लेते हैं। ये भी क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूटी लाइन बोला गया। तो ये पूछ लेता है कि इस लेयर के बीच और इस लेयर के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन बताएगी उसे बताएगी कॉनरेड रेड लाइन। डिसकंटिन्यूटी लाइन भी आप बोल सकते हैं, जो क्रस्ट को दो भागों में बांट दें, वो क्या है, कॉनरेड वाली है। फिर मेंटल को जो बांट दे रही है उसे क्या बोलेंगे, रे पेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे पेटी, रे पेटी। तो जो मेंटल को दो भागों में बांट दे रही है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, उसे बोला गया रे पेटी। अब जो कोर को दो भागों में बांट रही है उसे भी नाम दे दिया गया, इसका हो गया लेहमैन, सॉरी लेहमैन। तो आप लोग देख रहे हैं
पहले तो क्या किया, जो मॉडर्न टाइम के थे उसे 3 पार्ट में बांट दिया, जैसा कि स्वेस ने किया था। इन लोगों ने क्या किया, सियाल के जगह क्रस्ट नाम रख दिया, सीमा के जगह मेंटल नाम रख दिया, नीफे के जगह कोर रख दिया। लेकिन इन लोगों ने अलग क्या किया, इन लोगों ने क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया, कोर को भी 2 भागों में बांट दिया। साथ में वो लाइन जो इन दोनों को अलग कर रही है हर जगह से, उन सबका नाम दे दिया। क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली लाइन को क्या कर दिया, मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाइन। मेंटल और कोर के बीच की जो लाइन थी जो अलग कर रही थी उसे कर दिया गुटेन्सबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन। फिर जो क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया, तो क्रस्ट वाले को जो बीच में किया उसे बोला कॉनरेड। फिर मेंटल को जो 2 भागों में बांट रहा है इसे बोल रहा है रेपेटी, और जो कोर को 2 भागों में बांट रहा है यानी कि आउटर कोर और इनर कोर उसे बोल दिया लेहमैन। तो ये डिसकंटिन्यूटी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। अब जैसे आप चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्रस्ट और कोर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है, तो आप बोलेंगे मेंटल पाई जाती है। फिर पूछ सकता है कि सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे ऊपर की लेयर, तो आप बोलेंगे क्रस्ट। सबसे सेंटर की कौन सी है, तो उसमें बोलेंगे आप कोर है। या ये भी कह सकता है कि क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करती है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी लाइन अलग करती है, तो आप बोलेंगे मोहो। फिर आप कर सकते हैं मेंटल और कोर को कौन सी अलग कर सकती है, तो आप कहेंगे गुटेन्सबर्ग। फिर क्रस्ट को 2 भागों में कौन अलग करता है, या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी लाइन है, तो बोलेंगे कॉनरेड। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, तो रेपिटी। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन है, तो आप बोलेंगे लेहमैन। या आपसे और एडवांस करके पूछ सकता है, तो ये पूछेगा कि बताइए अपर मेंटल, ध्यान दीजिएगा, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी लाइन है, तो आप कहेंगे मोहो। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्वेस ने बताया था इन लोगों में ने ठीक उसी तरह किया, बस क्या कहा कि बीच में जो लाइन अलग कर रही थी उन सब का ये नाम रख दिया, और साथ में क्या बताया कि जो इन्होंने सियाल को पूरा बताया था एसिड, इन्होंने कहा नहीं, सियाल की केवल ऊपरी परत में एसिड है, नीचे वाले में क्या है, बेस है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि एक अनुमान लगाया गया है कि हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या है सियाल, क्या है सीमा, क्या है नीफे। फिर जो बाद की जो थ्योरीज आई उसमें बताया गया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसे भी कई पार्ट में बांट दिया गया, अपर क्रस्ट, फिर लोअर क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। इस तरह से बताया गया कि ये कैसी हमारी स्ट्रक्चर है। साथ में ये लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लाइन क्या बोला जाएगा, कौन सी लाइन किस लेयर को अलग कर रही है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मोहो, गुटेनबर्ग, फिर कॉनरेड, रेपिटी, फिर लेहमैन, तो इसे ध्यान दीजिएगा। साथ में फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में जियोमॉर्फोलॉजी की ही, यानी भू आकृति विज्ञान की आप हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, जिसमें अब हम लोग नई नई टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा दिन जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं लगने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी। आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है फिगर उस पर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी इस टॉपिक को और भी समझने में। हालाँकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।